गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने पाठ सूक्ष्म जीव जो हमारा तीसरा पाठ है उसके प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे बच्चों। सूक्ष्म जीव के बारे में आप पढ़ चुके हैं। क्या है सूक्ष्म जीव आप जानते हैं, है ना बच्चों। कैसे होते हैं सूक्ष्म जीव? जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमको क्या उपयोग करना पड़ता है? सूक्ष्मदर्शी का। तो आइए प्रश्नों के उत्तरों में हम देखें कि इनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग करते हैं। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। ईस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज के उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट क्या है बच्चों? ईस्ट एक कवक है ना। तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? चीनी के लिए, चीनी के उत्पादन में, या अल्कोहल के उत्पादन में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में, या ऑक्सीजन के उत्पादन। तो ईस्ट का उपयोग हम लोग अल्कोहल बनाने में करते हैं। निम्न में प्रतिजैविक कौन है? प्रतिजैविक के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। किसे कहते हैं? एंटीबायोटिक्स जो आप पढ़े हैं, जो आपकी रक्षा करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, है ना। तो इनमें से प्रतिजैविक कौन है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना बच्चों। ये आपका प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? पहले भी आप पढ़ चुके हैं। जल में भी मिलते हैं, वायु में भी मिलते हैं, मिट्टी में भी मिलते हैं, इसलिए उत्तर क्या होगा? इन सभी जगहों पर मिलते हैं। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? तो जो एंटीबायोटिक बनाया गया था, है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, याद होगा आपको। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपको पेनिसिलियम नोटेटम, जो एक कवक होता है, उसी से उन्होंने पेलिसिन नामक दवा बनाई थी, और ये एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है ना। तो सबसे पहले यही खोजा गया था। बाद में अन्य जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सभी बाद में खोजे गए। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हम चीनी से जो अल्कोहल बनाते हैं उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? मोल्डिंग कहते हैं, किण्वन कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन। वेरी गुड बच्चों। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? संचरणीय रोग यानी इन्फेक्शियस डिजीज, जो एक से दूसरे को फैल जाते हैं, है ना। तो ये फैलने वाले रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन फैलाता है इस बीमारी को? तो चींटी फैलाती है, कि ड्रैगन मक्खी फैलाती है, कि मकड़ी फैलाती है, या घरेलू मक्खी? तो आपको फैलाते तो सभी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बीमारी को फैलाने में उपयोगी है वो है घरेलू मक्खी, क्योंकि ये हमारे भोजन पर बैठती है और ये गंदी जगहों पर भी बैठती है। तो वहां से आकर जब हमारे भोजन पर बैठती है तो हमारे भोजन को संक्रमित कर देती है। डेंगू परजीवी का वाहक है ना। तो डेंगू जो है वो किस परजीवी का वाहक है? तो मादा एडिस मच्छर, घरेलू मक्खी, मादा एनोफिलिस मच्छर और कॉकरोच। तो डेंगू जो होता है वो मादा एडिस मच्छर से होता है, और मादा एनोफिलिस मच्छर क्या पैदा करता है बताओ? कौन सी बीमारी? इससे मलेरिया होता है ना। और घरेलू मक्खी तो बहुत सारी बीमारियां, हैजा वगैरह भी आपको इससे हो सकती है, क्योंकि बहुत गंदी जगह में है। कॉकरोच भी बहुत गंदा है, ये भी यदि आपके खाने पर आए तो ये भी कई बीमारियों को लेकर आता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को क्या में परिवर्तित करता है? तो दूध से दही जो है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु बनाता है ना। ये हमारे लिए कैसा बैक्टीरिया है बच्चों? उपयोगी। वेरी गुड। हैजा संदूषित जल के द्वारा होता है, जो गंदा जल है ना, उसके कारण होता है। इसमें भी आपको क्या होता है? जीवाणु होता है ना, उसके कारण ये हैजा होता है, और ये जीवाणु जो गंदा जल होता है उसमें पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। जितने जो आपको दाल वाले पौधे हैं ना बच्चों, पढ़ा था ना आपने, जैसे मटर हो, चना हो, तो उन सभी, वो सभी लेग्यूम फैमिली में आते हैं। तो उनकी जड़ों में क्या होता है? गांठ है। गांठ पढ़ा था ना आपने। तो उन गांठों में ही ये राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, और इसी से आपको ये जीवाणु क्या करते हैं? बड़े ही उपयोगी हैं। क्या करते हैं बताइए? याद आया? हाँ, वेरी गुड बच्चों। ये जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वेरी गुड बच्चों। पोलियो वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। जो पोलियो रोग है वो किससे होता है? वायरस से होता है। गेहूं की रस्ट, गेहूं में आपने देखा होगा कि कीड़े लग जाते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर का स्पॉट होता है। ये किसके कारण होता है? तो ये कवक, फंगस के कारण होता है ना। बेसिडियोमाइसिट्स जो होते हैं उसके कारण। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। वेरी गुड बच्चों।
रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर किस प्रतिरक्षी को उत्पन्न करता है? तो उसके लिए रोग प्रतिरोधक यानी एक प्रतिरक्षी हमारे अंदर एंटीबायोटिक खुद होता है ना, जो शरीर से लड़ने के लिए उत्पन्न करता है। इसमें से आपको कॉलम ए के जो बुक में दिया हुआ इधर उधर उसको हमने सामने रखा है आपको और मिलान किया है। जैसे जीवाणु किसके कारण होते हैं? हैजा का कारक होता है जीवाणु, है ना। कौन सा जीवाणु है बताइए? बैसिलस, बोलिए कौन सा है? याद आया? हाँ बच्चों, ठीक कहा आपने। ये जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है ना, ये विब्रियो कॉलेरी नामक जो आपका बीमारी है जिससे कि हैजा हो जाता है ना, कॉलेरा या हैजा। दूसरा है राइजोबियम, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस अभी हम लोगों ने देखा था, दूध से दही जमाने में मदद करता है। ईस्ट, ये जितने भी जो आप बेकिंग करते हो, चाहे केक बनाते हो, ब्रेड बनाते हो, तो उसमें जो फूलने का काम होता है वो किसके कारण होता है? ईस्ट के कारण होता है। एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है, एक विषाणु एड्स का कारक है। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो मुख्य 4 वर्ग हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है कवक यानी फंजाई, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल यानी एल्गी, है ना। यहाँ देखो, ये भिन्न भिन्न प्रकार के आपको बैक्टीरिया हैं, है ना। ये राउंड वाला है, ये छड़ वाला है, ये स्पाइरल है ना, और ये विब्रियो कॉलेरी जिससे कि हैजा होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ये भिन्न भिन्न तरह के प्लाज्मोडियम है ना, जो कि बीमारियों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये आपका कवक पेनिसिलियम नोटेटम है, जिससे पेनिसिलिन दवा बनती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ये शैवाल है ना। शैवाल आपको बहुत उपयोगी है ना। प्रमुख प्रतिजैविक के नाम लिखे। तो एरिथ्रोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये सभी आपको प्रमुख जैविक हैं, प्रतिजैविक हैं। मनुष्य में फफूंद यानी कवक से उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। तो आपको जितनी तरह की जो स्किन डिजीज होती है, दांत, खाज, खुजली वगैरह, ये आपको फफूंद से ही उत्पन्न होता है। दूसरा है जो रूसी आप देखते हैं सिर में हो जाती है, इससे गंजापन भी हो जाता है बाल झड़ने से, है ना। दूसरा है, अगला सवाल है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त 2 परिरक्षकों के नाम बताइए। परिरक्षक यानी जो आपके भोजन को खराब होने से बचाते हैं, रक्षा करते हैं, उन्हें हम परिरक्षक कहते हैं। तो नमक, आप देखते होंगे नमक का उपयोग करते हैं हम खाने को बचाने के लिए, है ना। मांस, मछली वगैरह को नमक से भी लपेट कर रखा जाता है, जो जल्दी सड़े नहीं, खराब नहीं हो। अचार में भी नमक देखते हो डाला जाता है ना। चीनी, चीनी का भी उपयोग करते हैं। इसी तरीके से और भी है, सिरका है, तेल है, इन सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं ना। हमारे जीवन में 2 उपयोगी सूक्ष्म जीवों के नाम बताएं, ये हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं। तो 2 में आपको पेनिसिलियम और राइजोबियम, ये 2 सूक्ष्म जीव हैं, है ना। पेनिसिलियम एक प्रकार का क्या है? कवक है। इसका उपयोग पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक बनाने के लिए किया जाता है ना, जो कि एक अच्छा एंटीबायोटिक है। कहीं भी आपको कोई भी घाव हो, बीमारी हो, तो उसमें हम इसको उपयोग करते हैं, तुरंत ठीक हो जाता है। पेनिसिलिन का मलम भी लगाते हो। राइजोबियम जो है, ये एक प्रकार का जीवाणु है, हम लोगों ने पढ़ा था, जो कहाँ पाया जाता है? लेग्यूमिनस पौधों में। वेरी गुड, है ना। जैसे मटर है, चना है, इनकी जड़ों में पाया जाता है। और इसका काम क्या है? वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। और ये नाइट्रेट क्या है? एक तरह का उर्वरक है, खाद है, जो हम यूरिया की जगह में उपयोग में लाते हैं। तो जिस जगह पर हम लोग ऐसे पौधों को लगाते हैं, वहाँ अलग से खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रतिजैविक क्या है? इनके उपयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो प्रतिजैविक एक प्रकार के क्या है? रासायनिक पदार्थ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जिनका निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, पेनिसिलिन। ये पदार्थ वैसे सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, लेकिन इसके साथ सावधानियां क्या रखनी चाहिए? हमें डॉक्टर की सहायता से ही एंटीबायोटिक लेना चाहिए, अपने मन से कोई भी नहीं ले लेना चाहिए। और जब डॉक्टर हमें कोई एंटीबायोटिक देते हैं तो उसका हमें पूरा कोर्स करना चाहिए, जितना उन्होंने कहा दवा पूरा खाना चाहिए, अन्यथा अगली बार यह एंटीबायोटिक असर नहीं करेगा। प्रतिजैविक का यदि हम अधिक उपयोग करते हैं अपने शरीर में,
तो ये हमारे शरीर में उपस्थित जो उपयोगी जीवाणु हैं उन्हें भी नष्ट कर देते हैं। और विषाणु से उत्पन्न जो रोग होते हैं जैसे एड्स है या अन्य जो बीमारियां हैं, पोलियो है, उनमें प्रतिजैविक का जो होते हैं वो असरकारक नहीं होते, यानी उनमें हम जब इनका उपयोग करते हैं तो वो उतना फायदा नहीं करते हैं। अगला सवाल है, भोज्य पदार्थों के परिरक्षक के विभिन्न उपायों को लिखें। परिरक्षक अभी हम लोगों ने पढ़ा जो कि आपके खाने को बचाते हैं, तो उसमें नमक है, खाद्य तेल है, सोडियम बेंजोएट है, चीनी है, ऐसे अन्य सूक्ष्मजीव भी हैं जो उनकी वृद्धि को रोककर खाद्य पदार्थों का संदूषण होने से ये सभी रोकते हैं, है ना। सूक्ष्मजीव ही ना हमारे भोजन को खराब कर देते हैं। तो नमक द्वारा परिरक्षण कैसे करते हैं? तो नमक का उपयोग मांस एवं मछली को लंबे समय तक परिरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अचार बनाने में भी हम नमक को परिरक्षक के रूप में ही उपयोग में लाते हैं। चीनी द्वारा परिरक्षण, चीनी खाद्य पदार्थ में मौजूद नमी को कम कर जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, जो अचार होता है उसमें भी हम सिरका वगैरह डालते हैं, तेल डालते हैं। फल और सब्जियों को भी इससे लपेट कर रखते हैं जिससे ये जल्दी सड़े नहीं, खराब नहीं हो। किसी भी वस्तु को गर्म या ठंडा करके, है ना, हम उसको उबाल लेते हैं या ठंडा कर देते हैं तो भी हम उसका परिरक्षण करते हैं। जैसे दूध फटे नहीं उसके लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं तो वो फटने से बच जाता है। इसी तरीके से जो सब्जियां हों, भोजन हो जो बच जाते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं, तो वहाँ पर तापमान कम होता है, उससे सूक्ष्मजीव नहीं पनप पाते और उससे उसकी रक्षा होती है। इसी प्रकार से भंडारण एवं पैकिंग द्वारा परिरक्षण, जो भी खाना है उसे हम वायुरोधी करके सील करते हैं, देखते होगे। जैसे लेज खाते हो, कुरकुरे खाते हो या डिब्बा बंद खाने खाते हो, उसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थों को हम लोग हवा उसकी निकाल करके नाइट्रोजन गैस डालते हैं ताकि वो, क्योंकि वो अभिक्रिया नहीं करता किसी चीज़ से, तो उससे हम परिरक्षण करते हैं। इसके अलावा पौष्टिरीकरण विधि भी है, उससे भी हम परिरक्षण करते हैं। अगला सवाल है, टीकाकरण क्या है, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है? सूक्ष्मजीव से उत्पन्न रोगों से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहने हेतु शरीर में जो मृत सूक्ष्मजीव को प्रवेश कराया जाता है, और ये मृत सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करने पर हमारे शरीर में रोगों से लड़ने हेतु परिरक्षी उत्पन्न करते हैं, और इन्हीं को हम टीका कहते हैं। इसकी खोज, जैसे चेचक के टीके की खोज सबसे पहले किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। हमारा शरीर और उससे फिर क्या हो जाता है, लड़ने में सक्षम हो जाता है, वो बीमारी हमारे शरीर में फिर नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका के आकार का जीवों के आकार से कोई संबंध नहीं होता है, क्या आप इससे सहमत हैं? अगर हैं तो अपने उत्तर का कारण बताइए। तो सही बात है बच्चों, मैं इससे सहमत हूँ कि कोशिका के आकार का जीवों के आकार से कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जरूरी नहीं है। जैसे देखते हो हाथी है या चूहा है, तो हाथी बड़ा है चूहा छोटा है, तो ऐसा नहीं है कि हाथी की जो कोशिकाएं हैं बहुत लंबी हैं, बड़ी बड़ी हैं, ऐसी बात नहीं है, और चूहे की कोशिकाएं छोटी हैं, ऐसी बात नहीं है। दोनों में जो तंत्रिका कोशिका होती है वो लंबी होती है और शाखित होती है। लेकिन उसमें कारण क्या है, एक बड़ा और एक छोटा क्यों होता है? क्योंकि एक का आकार बड़ा होता है क्योंकि उसी कोशिकाओं में विभाजन ज्यादा होता है और वो आकार में बड़ा हो जाता है। दूसरे में उसका आकार छोटा रहता है, इसलिए, है ना, विभाजन कम है, इस कारण से वो छोटा हो जाता है। अर्थात ये दोनों कोशिकाएं एक ही तरह से कार्य करती है, इसलिए कोशिका का आकार जो है वो जीवों के आकार से कोई संबंध नहीं रखता है। दोनों में ही तंत्रिका कोशिका जो लंबी है और इसका कार्य क्या है, सूचनाएं देना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करना। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोशिका का आकार से ही जीवों का आकार परिणित होता है। ठीक है बच्चों, सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए, इन्हें आप अच्छे से आपने लिख भी लिया होगा, 2-3 बार पढ़िए, आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से मदद होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।